गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर पिंकी सैनी। आज अपन बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में। जो अपना टॉपिक पहले ही चल रहा था उसके लिए अपन आगे बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, पेपर का नाम है, क्लास है बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी और पेपर है अपना सेकंड। इसमें से अपन ने कुछ टॉपिक जो हैं वो पहले क्लियर कर चुके थे, जैसे फंगस है, फंगस के जनरल कैरेक्टर्स हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था फंजाई का रिप्रोडक्शन। ओके, फंजाई के रिप्रोडक्शन में अपन ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका था, जिसकी कई मेथड्स थी, जैसे बडिंग द्वारा है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा है, बाइनरी फिजन के द्वारा है, या फिर कॉनिडियो फॉर्मेशन के द्वारा। इनके सब के द्वारा ये वेजिटेशन वाला जो रिप्रोडक्शन था वो अपना कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर नंबर 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी 3 मेथड्स के द्वारा था, जो लास्ट वीडियो में अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन इसमें बात करते हैं नंबर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो फंगस के अंदर लैंगिक जनन। मैं आपको इसके लिए पहले एक बार कुछ पॉइंट समझा देती हूँ कि लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है फंजाई के अंदर पाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि फंगस के अंदर लैंगिक जनन करने के लिए लैंगिक अंग जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। तो बात आती है क्या कि लैंगिक जनन फिर होता किसके द्वारा है। लैंगिक जनन करने के लिए लैंगिक अंग जैसी संरचना नहीं होती, लेकिन इसीलिए लैंगिक जनन की प्रक्रिया 3 मेथड के द्वारा कंप्लीट होती है। तो आज अपन लैंगिक जनन को डिटेल से पढ़ते हैं एक बार कि लैंगिक जनन जो है वो किस तरीके से कौन से 3 विधियों के द्वारा कंप्लीट होता है। लैंगिक जनन जो है उसकी फर्स्ट विधि होती है प्लाज्मोगेमी। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक सलयन। प्लाज्मोगेमी, केंद्रक सलयन। नेक्स्ट होता है कैरियोगेमी, यानी कि प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, इसको कहते हैं कोशिका द्रव सलयन। इसको कहते हैं कोशिका द्रव सलयन। इसको कहते हैं हिंदी में केंद्रक सलयन। और नंबर 3 होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन तो हम क्या कह सकते हैं कि फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो 3 विधियों के द्वारा कंप्लीट होती है। एक होती है प्लाज्मोगेमी, एक होती है कैरियोगेमी और 3rd होती है मियोसिस। मैं आपको इनको एक बार डिटेल से समझाती हूँ कि प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है। प्लाज्मोगेमी शब्द है नंबर 1 प्लाज्मोगेमी, यानी हम क्या कह सकते हैं, जनन की प्रक्रिया है। इसका मतलब कितनी कोशिकाएं भाग लेंगी, 2 कोशिकाएं भाग लेंगी। 2 कोशिका जो है इसके अंदर भाग लेंगी। जैसे मैं आपको इसको डायग्राम से समझाऊं
मैंने ये बनाई एक कोशिका, नंबर फर्स्ट, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका साइटोप्लाज्मा। दूसरी कोशिका ये है जिसमें ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्मा है। जब ये दोनों कोशिकाएं क्या हों, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो दोनों कोशिकाओं के मध्य जो उपस्थित ये सेल वॉल होती है, ये क्या कर लेती है, आपस में सहयुग्मन कर लेती है, फ्यूजन कर लेती है, और वो फ्यूजन के पश्चात क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे ही ये फ्यूजन के कारण नष्ट होती है ये सेल, तो इसके नष्ट होने से दोनों कोशिकाओं का साइटोप्लाज्मा क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। दोनों कोशिकाओं का साइटोप्लाज्मा मिक्स होने के कारण एक कोशिका थी ये फर्स्ट, एक कोशिका है ये सेकंड, दोनों कोशिकाएं एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं। आने से इनके अंदर बीच में जो उपस्थित सेल वॉल थी वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है या डिग्रेड हो जाती है। डिग्रेड होने की वजह से दोनों सेल का साइटोप्लाज्मा क्या कर लेता है, आपस में फ्यूजन कर लेता है। अर्थात दो कोशिकाओं के साइटोप्लाज्मा का आपस में फ्यूजन करना ही क्या कहलाता है, प्लाज्मोगेमी, कोशिका द्रव का संलयन। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में फर्स्ट स्टेप होती है प्लाज्मोगेमी, यानी कि उनकी कोशिका के द्रव्य का आपस में फ्यूजन करना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं अपन। प्लाज्मोगेमी के बाद में आता है कैरियोगेमी, नाम है कैरियोगेमी, यानी कि किसका फ्यूजन होगा, टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा इसमें। जैसे अब मैं आपको इसमें समझाऊं एक बार, ये तो दो सेल थी, इन दोनों सेल के अंदर ये इनका साइटोप्लाज्मा है, ये तो दोनों सेल हैं, इस सेल के अंदर ये इनका साइटोप्लाज्मा है और ये इनके न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस। इसमें भी वैसे ही है कि ये इनका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्मा। दोनों कोशिकाओं के साइटोप्लाज्मा का आपस में फ्यूजन करना प्लाज्मोगेमी, और जब दोनों कोशिकाओं के न्यूक्लियस आपस में फ्यूजन करते हैं, इसी डायग्राम से मैं आपको आगे समझाती हूँ कि जब ये दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे, आपस में फ्यूज़न करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, कैरियोगेमी। जैसे इसी डायग्राम को आगे समझाती हूँ, ये तो बनी इनकी सेल वॉल और ये थे दोनों के न्यूक्लियस। इन दोनों न्यूक्लियस ने इस तरीके से आपस में क्या कर लिया, फ्यूजन कर लिया, तो दोनों के न्यूक्लियस भी क्या हो गए, फ्यूज्ड हो जाते हैं इस प्रकार से। और फ्यूज होने के बाद में क्या बना लेंगे, एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेंगे, वो थी सिंगल सेल, ये थी एक सिंगल सेल जिसके अंदर साइटोप्लाज्मा था, न्यूक्लियस था, और ये न्यूक्लियस कैसा था, हैप्लॉइड टाइप का था। ये न्यूक्लियस कैसा था, एन, और ये न्यूक्लियस भी कैसा है, एन है। तो ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, क्योंकि लैंगिक जनन में भाग लेने वाली कोशिकाओं के अंदर जो उनका जेनेटिकली मटेरियल होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ये हैप्लॉइड सेल जैसे ही इसके अंदर भाग लेती हैं तो ये आपस में क्या करती है, पहले साइटोप्लाज्मा का फ्यूजन किया इन्होंने, अब इसके बाद में न्यूक्लियस का फ्यूजन किया। जब इन्होंने, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस का फ्यूजन इन्होंने किया, तो जब न्यूक्लियस का फ्यूजन किया, अब ये न्यूक्लियस कैसा होगा, 2n, कैसा होगा ये न्यूक्लियस, 2n हो जाएगा।
अब साइटोप्लाज्मा का पहले फ्यूजन हो चुका, इसका मतलब प्लाज्मोगेमी की क्रिया पहले हो चुकी। अब दोनों सेल के न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन हुआ है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैरियोगेमी। कैरियोगेमी। जैसे इसके अंदर साइटोप्लाज्मा का फ्यूजन हो जाता है, उसके बाद में न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है। न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद में न्यूक्लियस जो हैं वो डिप्लॉयड बन जाते हैं। अब थर्ड स्टेज आती है इसके अंदर, पॉइंट 3, मियोसिस। मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस क्या करता है? मियोसिस की प्रोसेस के पश्चात इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, और मियोसिस के पश्चात वापस क्या बना देगा? अपने 2 न्यूक्लियस बना देगा। अब बनने वाले न्यूक्लियस क्या होंगे? दोनों हैप्लॉइड। ये जो न्यूक्लियस हैं ये कैसे बन जाएंगे? हैप्लॉइड बन जाएंगे, जो किससे बने हैं? मियोसिस के पश्चात ही या आफ्टर मियोसिस बने हैं। ये न्यूक्लियस कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। और जैसे ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएंगे, अब इनके अंदर किसका फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा? सेल वॉल का फॉर्मेशन प्रारंभ हो जाएगा। इस तरीके से इसके अंदर सेल वॉल बन जाएगी। ये सेल वॉल जो है वो क्या करेगी? अपना विभाजन शुरू कर देगी इस तरीके से, और वापस क्या बना देंगी? 2 डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बना देंगे? 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं इसके लिए? एक बार मैं आपको वापस इसको अच्छे से समझाती हूँ, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। जो सारी फंगस जो होती हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है कि फंगस जो होती हैं वो एक तो करती हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक करती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक करती है वो नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 1 नंबर पे इसके अंदर आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल अपन देख चुके थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 विधियों के द्वारा होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए अंग तो पाए नहीं जाते, उनकी जगह क्या बनता है उसके अंदर? प्लाज्मोगेमी, यानी कि उनके साइटोप्लाज्मा का फ्यूजन। कैरियोगेमी, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियस का फ्यूजन। और लास्ट क्या आता है? मियोसिस, यानी कि उनके अंदर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि उनके न्यूक्लियस वापस क्या हो जाएंगे? छोटे खंडों में टूट जाएंगे। जैसे इसमें दिखाया गया है कि प्लाज्मोगेमी की क्रिया के द्वारा 2 सेल जो होती हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, और आने के बाद में अपने साइटोप्लाज्मा का फ्यूजन कर लेती हैं। उसके बाद दोनों सेल के न्यूक्लियस जो हैं वो आपस में फ्यूजन कर लेते हैं। जैसे ही दोनों न्यूक्लियस फ्यूजन करते हैं तो सेल का न्यूक्लियस हो जाता है डिप्लॉयड। अब डिप्लॉयड अगर हमेशा के लिए रहेगा तब तो वो सोमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उनके अंदर हमेशा क्रोमोसोम की संख्या क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अलैंगिक जनन के बाद में उनका घटना जरूरी है। घटने के लिए इसमें कौन सी प्रोसेस है? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। इस अर्धसूत्री विभाजन के कारण दोनों सेल जो हैं वो क्या करती हैं? अपना विभाजन करती हैं, और विभाजन के कारण दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं? छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं। फ्रैगमेंट से टूटने के बाद में इन दोनों से क्या बन जाती हैं? 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती हैं। ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई जो हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है। ये हुआ आज अपना लैंगिक जनन कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट आता है लैंगिक जनन किस प्रकार से और कैसे और क्यों होता है। ये हुआ अपना लैंगिक जनन कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स, लैंगिक अंग। नेक्स्ट हेडिंग है सेक्स ऑर्गन, लैंगिक अंग। सेक्स ऑर्गन जैसी संरचना नहीं होने के कारण इनमें हमेशा ये देखा जाता है कि जो मेल ऑर्गन है यानी कि मेल थैलस,
दूसरे फॉर्मेशन में कहें तो मेल गेमेट। और दूसरी बात करें अपन फीमेल की, फीमेल थैलस, यानी कि फीमेल गैमेट। कि फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उनका और जो मेल गैमेट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनके बेस पे ये सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे मैं बात करूँ इसमें नंबर ए, आइसो आइसोगेमी एक होता है, एन आइसोगेमी और एक होता है ऊगेमी। ऊगेमी किसके बेस पे है? थैलस के बेस पे है। आइसोगेमी, एन आइसोगेमी और ऊगेमी। अब अपन इनको एक बार डिटेल से पढ़ते हैं कि आइसोगेमी और एन आइसोगेमी और ऊगेमी क्या होते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, नंबर ए, आइसोगेमी। नाम है आइसो, आइसो मीन्स इक्वल, इक्वल को हिंदी में कहते हैं समान। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जब किसी थैलस में बनने वाले ऑर्गन्स, यानी कि ये ऑर्गन्स किस में, मॉर्फोलॉजी में, ये सेक्स ऑर्गन्स मॉर्फोलॉजी में क्या हो, समान हो, अपनी मॉर्फोलॉजी में एक समान हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, आइसोगेमी। यानी कि जिस थैलस में, जिस ऑर्गन्स में मेल और फीमेल दोनों का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि उनका उद्भव या उनका बनना या उनका संगठन होता है, यदि वो उसके बाद बनने वाले गेमेट्स मॉर्फोलॉजिकल रूप से कैसे हो, एक समान हो, तो उसको क्या कहते हैं, आइसोगेमी। मॉर्फोलॉजिकल रूप से, पॉइंट ये है इम्पॉर्टेंट, मॉर्फोलॉजिकल रूप से अगर ये समान होते हैं तो उसको कहते हैं आइसोगेमी। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर बी, एन आइसोगेमी। एन आइसोगेमी कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल, असमान। तो हम क्या कह सकते हैं, जब बनने वाले मेल और फीमेल गेमेट, मेल और फीमेल गेमेट क्या हों, मॉर्फोलॉजिकल रूप से दोनों को किसके बेस पे देखते हैं, मॉर्फोलॉजी के बेस पे देखते हैं कि यदि मेल और फीमेल दोनों गेमेट क्या हो, मॉर्फोलॉजिकल बेस पे कैसे हों, एक समान ना होकर असमान प्रकार के हों, तो उसको क्या कहा जाता है, एन आइसोगेमी। यानी कि ये या तो छोटे होंगे, ये बड़े होंगे, तो इसके बेस पे ये दो टाइप के बन जाते हैं मॉर्फोलॉजिकल बेस पे। किस तरीके से कि जो मेल गेमिट होते हैं, मेल गेमिट ये क्या होते हैं, आकार में छोटे, इनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। इसलिए इन स्पोर को, मेल गेमिट वाले जो स्पोर होते हैं,
इनको क्या कहा जाता है? माइक्रोगेमेट। क्या कहते हैं इनको? माइक्रोगेमेट कहते हैं। जब इनका आकार बहुत छोटा होता है तो इनको कहा जाता है माइक्रोगेमेट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फीमेल गेमेट की। फीमेल गेमेट जो होते हैं वो कंपेरेटिव टू मेल गेमेट, मेल गेमेट से आकार में क्या होते हैं? थोड़े बड़े। आकार कैसा होता है इनका? बड़ा होता है। इनका जो आकार है वो कैसा होता है? बड़ा। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मैक्रोगैमेट। जब ये आकार में छोटे हों यानी मेल गेमेट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? माइक्रोगेमेट। और जो आकार में बड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैक्रो और माइक्रो, दो के नाम अलग अलग होते हैं। एक होते हैं माइक्रो और दूसरे होते हैं मैक्रो। ये किस में आया? एन आइसोगेमी में। अब अपन थर्ड पॉइंट चलते हैं इनका, सी टाइप ऊगेमी। नाम से पता चल रहा है क्या होंगे? ऊगेमी होंगे। मतलब दोनों अलग अलग स्थान पर ही बनेंगे, तो वो आकार में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन उनका आनुवंशिक पदार्थ हमेशा क्या होगा? अलग अलग प्रकार का होगा। ऊगेमी के अंदर क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों गेमिट्स अलग अलग स्थान पर बनते हैं और दोनों का आकार भी अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है और एक समान प्रकार का भी हो सकता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि मेल गेमिट जहाँ बनते हैं उसको कहा जाता है एंथ्रिडिया और फीमेल गेमिट जिस स्थान पर बनते हैं उसको कहा जाता है ऊगोनिया। तो इसमें अपन पॉइंट्स में चलते हैं कि जो ऊगेमी है इसके अंदर एक तो बनते हैं मेल गेमिट और एक इसके अंदर बनते हैं फीमेल गेमिट। तो मेल गेमिट जहाँ बनते हैं वो कहलाती है एंथ्रिडिया और फीमेल गेमिट जहाँ बनती है वो क्या कहलाती है? ऊगोनिया। क्या कहलाती है? ऊगोनिया। मेल गेमिट जहाँ बनते हैं वो एंथ्रिडिया और फीमेल गेमिट्स जहाँ बनते हैं वो क्या कहलाती है? ऊगोनिया कहलाती है। इस प्रकार से इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक बार अपन इसको वापस बैक में चलते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए आइसोगेमी, एन आइसोगेमी और ऊगेमी की प्रोसेस कंप्लीट होती है। कि इसके अंदर आइसोगेमी, एन आइसोगेमी और ऊगेमी। आइसोगेमी में क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के फॉर्मेशन में मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं? एक समान आकार के होते हैं। और एन आइसोगेमी के अंदर मेल और फीमेल दोनों मॉर्फोलॉजिकल बेस पे क्या होते हैं? असमान आकार के होते हैं, लेकिन बनते दोनों एक ही जगह पे हैं। इसलिए यहाँ पे एंथ्रिडिया और ऊगोनिया टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गेमिट्स। मेल गेमिट्स आकार में छोटे और फीमेल गेमिट्स क्या होते हैं? आकार में बड़े होते हैं। तो जो आकार में छोटे होते हैं उनको कहा जाता है माइक्रोगेमिट्स और जो आकार में बड़े होते हैं उनको कहा जाता है मैक्रोगेमिट्स। नेक्स्ट आता है ऊगोनिया। ऊगोनिया के अंदर बनते हैं, इनके अंदर दो प्रकार के गेमिट्स बनते हैं जिनमें से एक होते हैं फीमेल और दूसरे होते हैं मेल। तो जो मेल गेमिट्स होते हैं वो हमेशा किस में बनते हैं? एंथ्रिडिया में बनते हैं और फीमेल गेमिट्स जो होते हैं वो किस में बनते हैं? ऊगोनिया में बनते हैं। अब मैं आपको इसी के लिए एक पॉइंट और समझाना चाह रही थी कि एंथ्रिडिया और ऊगोनिया। अब जब अपन आगे पैथोलॉजी की डिटेल की बात करेंगे तो बार बार जो है वह यही पॉइंट आएगा कि व्हाट इज़ एंथ्रिडिया, एंथ्रिडिया क्या होते हैं, व्हाट इज़ ऊगोनिया, ऊगोनिया क्या होती है।
तो हमें सबको ये बात पता होना चाहिए कि एंथ्रीडिया जो है वो एक ऐसा ऑर्गन्स है, ऐसा एक लैंगिक जनन है जिसके अंदर बनने वाले सारे गेमिट्स क्या होंगे, मेल गेमिट्स होंगे। और ओगोनिया जो है वो एक ऐसा ऑर्गन्स है जिसके अंदर बनने वाले सारे गेमिट्स क्या होंगे, फीमेल गेमिट होंगे। ये तो बनने की बात हुई। अब बात आती है कि इनका फॉर्मेशन होने के बाद में ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ आपस में फ्यूज़न करते हैं। जब एक समान प्रकार के यानी कि सारे एंथ्रीडिया में बनने वाले या फिर सारे ओगोनिया में बनने वाले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से तो समान हैं, लेकिन जेनेटिकली कैरेक्टर से क्या हो सकते हैं, वो असमान भी हो सकते हैं। तो इनके लिए 3 टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। एक होती है होमोथैलिक, एक होती है हेटेरोथैलिक और एक होती है नॉन डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होगा लैंगिक अंग का संयुग्मन, फ्यूजन ऑफ सेक्स ऑर्गन। लैंगिक अंग का संयुग्मन लैंगिक अंग का संयुग्मन। लैंगिक अंग जो होते हैं इनका फ्यूजन 2 प्रकार से होता है। मेन तो क्या, एक तो जो मेल हैं एक मेल हैं, इन दोनों के फ्यूजन हो, या फिर फीमेल और फीमेल के मध्य फ्यूजन हो, या फिर एक मेल और एक फीमेल दोनों के मध्य फ्यूजन हो। यदि ये एक समान थैलस पे बने, जब ये एक समान थैलस पे बनते हैं उस टाइम यदि बनने वाले सारे गेमिट्स क्या हों, मेल हों, और वो सारे एक साथ ना फ्यूज़न करके उनमें से कोई 2 मेल गेमिट क्या करें, आपस में फ्यूज़न करें, तो ऐसा थैलस क्या कहलाता है, होमोथैलिक। क्या कहलाता है, होमोथैलिक। तो नंबर ए होता है होमोथैलिक और एक क्या होता है, हेटेरोथैलिक। होमो मीन्स एक समान, थैलिक मीन्स थैलस, एक समान थैलस में बने और वो सारे या तो मेल या फीमेल या फिर पूरे मेल ही मेल या फिर पूरे फीमेल ही फीमेल या फिर वो मेल और फीमेल, लेकिन उनके मध्य होने वाला फ्यूजन कैसा हो, या तो इन दोनों का या इन दोनों का या इन दोनों। एक होता है हेटेरोथैलिक। हेटेरोथैलिक का मतलब होता है कि मेल फॉर्मेशन क्या हो, अलग थैलस में हो, और फीमेल फॉर्मेशन किसमें हो, अलग थैलस में हो। मेल फॉर्मेशन जो है वो किसी एक थैलस में हो और फीमेल फॉर्मेशन किसी दूसरे थैलस में हो। तो अगर दोनों का फॉर्मेशन एक ही थैलस में होता है तो उसको क्या कहते हैं, होमोथैलिक कहते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे मॉर्फोलॉजी की बात नहीं कर रहे कि वो मॉर्फोलॉजिकल रूप से एक समान है या मॉर्फोलॉजिकल रूप से वो साइज में अलग अलग है। अगर मॉर्फोलॉजी शब्द लाते हैं, हम मॉर्फोलॉजिकल वर्ड यूज करते हैं, तो फिर वो चला जाएगा किसमें, आइसोगेमी एंड आइसोगेमी में। यहाँ बात कर रहे हैं हम इनके बनने के बेस पे कि या तो वो मेल जो है सारे मेल बनेंगे या सारे फीमेल बनेंगे, तब उसके लिए क्या यूज किया जाता है, होमोथैलिक। और यदि इसकी जगह क्या बने, मेल और फीमेल दोनों टाइप के बने,
तो वो क्या कहलाता है, हेट्रोथैलिक। अब आता है इनका फ्यूज़न। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनका फ्यूज़न ऑफ गैमिट।